हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 10। टॉपिक हमारा है द यूनियन जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट, पार्ट 2। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहां पर हम देखेंगे यूनियन जुडिशरी का सेकंड पार्ट। यूनियन जुडिशरी फर्स्ट पार्ट जो है हमने देख लिया, जहां पर हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि यूनियन जुडिशरी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना था उनके फंक्शन और पावर पे आए थे हम लोग कि उनके पावर और फंक्शन क्या होते हैं, जहाँ पर हमने उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और साथ ही साथ एपेलेट जुरिसडिक्शन जो था वो देखा। अब आगे उनकी पावर जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, अदर पावर्स में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला तो क्या है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर हम इनकी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ये पावर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सैंक्टिटी को ये बरकरार रखे, ये पावर इसको दी गई है। ये कह सकते हैं कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी ये मेन ड्यूटी है कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसकी पवित्रता को वो बरकरार रखे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है, जो लोगों को राइट्स दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहें। जो उसमें कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो बने, आगे एग्जीक्यूट हो। ये सारी चीज़ें जो है वो कह सकते हैं कंट्रोल करना, ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी अपने मनमाने तरीके से काम ना कर सके, उनको उनकी पावर को चेक करने की पावर दी गई है यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसके पास। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लॉज। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यहाँ पर या लेजिस्लेचर पावर है, लेजिस्लेचर पावर जो कि क्या है, लॉ जो है वो बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव पावर जो उसको एग्जीक्यूट करती है। हम बात करें चाहे स्टेट के मामले में, हम बात करें चाहे सेंट्रल के मामले में, दोनों जगह पर ये अपनी मनमानी से कोई भी लॉ जो है वो नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ये जुडिशरी है इसके पास ये राइट है कि उन जो भी कानून बनाए गए हैं उनका ये रिव्यू कर सके यानी कि देख सके वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड है वो लॉ या इनवैलिड है। अगर वो इनवैलिड है तो वो इनको अमान्य घोषित कर सकती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इनके द्वारा बनाए हुए कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो इनको इनवैलिड घोषित कर सकती है, आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। चलिए आइए समझते हैं। तो जुडिशियल और रिव्यू ऑफ लॉ जो है वो हमने यहाँ पर समझा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स जो थे उनका 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये किया गया कि जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का नेशनलाइजेशन जो है वो कर दिया जाए। बैंकों का नेशनलाइजेशन कट 1969 में इंदिरा गांधी जी ने जो हमारे यहाँ के बैंक्स थे, इंडियन बैंक्स जो थे, इनका नेशनलाइजेशन जो था ये करने के लिए कट 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात कही कि सारे बैंक जो हैं वो नेशनलाइज होने चाहिए। और इस तरीके से हम आज के टाइम में जो बैंक देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, इंडियन ओवरसीज है, सिंडिकेट बैंक है, ये सारे बैंक जो थे इन सभी के नेशनलाइजेशन की बात कही गई कि ये सभी बैंक जो हैं वो नेशनलाइज कर दिए जाए। अब ये सारे बैंक जो थे उस समय में ये कंट्रोल में थे, जो यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके कंट्रोल में थे, उनके द्वारा ये चलाए जा रहे थे। तो जब इस तरीके की बात कही गई, हालांकि ये बात इसलिए कही गई थी कि ये बैंक जो है नेशनलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, हर जगह तक इनकी पहुंच होगी। यानी कि जो ग्रामीण एरिया है यानी कि विलेजेस जो है वहां तक बैंक जो है उनकी पहुंच हो, क्योंकि उन लोग को भी बहुत ज़रूरत होती है। वरना क्या है, वो लोग जो
अलग से लोग जो हैं जमींदार वगैरह होते हैं उनसे वो डेप्ट लेते हैं और डेप्ट में डूबते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, बैंक रहेंगे, बैंक से उनको फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इस वजह से ऐसा कहा गया कि इस वजह से ऐसा किया गया। तो जब ये चीज़ हुआ, जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन जो था वो किया गया, तो ऐसे में विरोध होना जरूर, मतलब विरोध उठना तय था। क्यों? क्योंकि इसको चला रहे थे इंडस्ट्रियल्स। तो जब इंडस्ट्रियल्स जो चला रहे थे उनके हाथों से जब इनको ले लिया गया, इनका नेशनलाइजेशन जो था वो किया जाने लगा, तो इसका विरोध हुआ और फिर इसके बाद ये पहुंचते हैं कोर्ट। जब ये कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट के द्वारा इसको अमान्य उस समय में घोषित कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी ये डिसीजन दे सकते हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। आगे की बहुत सारे प्रोसेस रहे वो अलग चीज है, लेकिन उस समय में इनको अमान्य घोषित कर दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। अब ये प्रिवी पर्स क्या था? आपने सुना होगा कि जब क्या था, हमको आज़ादी मिली उस समय में क्या था कि हमारा देश जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा था, जहाँ पर छोटे छोटे राजा जो थे वो उसको संभालते थे। भाई मुगल आ गए, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उस समय तक तो था कि छोटे छोटे राजा जो थे उनके पास रियासतें थी। इसके बाद जब ब्रिटिश आ गए तो पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया। लेकिन अभी भी क्या था कि अपनी अपनी रियासतें, उनको ये समझ में आता था कि हाँ ये हमारी रियासतें। जब अब आज़ादी मिली तो उनको भी उम्मीदें थी कि हमारी रियासतें जो है वो हमें वापस मिल जाएंगी। अच्छा, उस समय में जब हमको आज़ादी दी गई उस समय में भी ये कहा गया कि रियासतें चाहे जो तो देश के साथ मिल सकती हैं और चाहे तो ये अपना कानून जो है अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये चीज़ ज़रूरी था कि भाई अगर इस तरीके से अलग अलग राजा जो हैं, ठीक है, उनके हाथों में देश रहेगा तो देश, पूरे देश के लिए एक कानून नहीं बन सकेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि पूरे देश के लिए एक कानून हो, तभी हम एक देश कहलाएंगे। वरना क्या है, छोटी छोटी जो रियासतें हैं उसमें हम बटे रहेंगे, अभी भी हम एक पूरा देश नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे के लिए कहा गया ये जो छोटी छोटी प्रोविंसेस है ये सभी जो है वो देश का कानून मानेंगी, देश के साथ मिल जाएंगी। और ऐसे में इनको एक तय राशि थी, मतलब कह सकते हैं अमाउंट जो था वो तय किया गया कि ये इनके पास बराबर ये अमाउंट जो है वो पहुँचता रहेगा। एक टाइम के बाद जब इंदिरा गांधी आती हैं तब उन्होंने यही प्रिवी पर्स जो था, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया कि ये अमाउंट जो है ये बराबर इनके पास जाता है। इससे क्या है, इससे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए हैं, उसकी सुनवाई हुई। तो उस समय में माना गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर उस समय में कहा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग जा रहे हैं कि भाई इनको अगर अमाउंट देने की बात कही गई थी और आप उसको मना कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो इनवैलिड है। तो इसलिए उस समय में उसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। आगे फिर उस पर भी सुनवाई चलती है, उसके अलग रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ देखी, प्रिवी पर्स की बात देखी, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन जो था वो देखा। ये दोनों जगह पे गवर्नमेंट ने अपना फैसला दिया जो कि कहीं ना कहीं जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के उससे अलग, उसके लिए इनवैलिड वहां पर वो डिक्लेयर हो रहा था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो थी वो उसने क्या किया, इनकी पावर को चेक किया। तो ये पावर जो है जुडिशियल रिव्यू वाली, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, यूएसए से कंपेयर करते हैं तो यूएसए में क्या है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो इस तरीके की ही कि अगर कहीं पर भी क्या है इनवैलिड वो दिख रहा है तो ऐसे में वो डायरेक्ट सुनवाई करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि नॉन ऑटोमेटिक रिव्यू है, यानी कि जब तक कोई एक पर्सन ही सही, कोई ग्रुप गया या कोई एक पर्सन ही गया, लेकिन किसी की तरफ से जब तक अपील नहीं होगी तब तक ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं शुरू होगा। अगर अपील हो गई तब ही ये जुडिशियल रिव्यू जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर जो है वो इसीलिए दी गई है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, मनमाने ढंग से कोई भी लॉ जो है वो ना लागू कर सके। एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ये राइट जो है वो दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 131 टू आर्टिकल 136 तक ये इनके पास प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे जो इनवैलिड फैसले होते हैं उनको अमान्य घोषित कर सकता है या यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू वो कर सकता है। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के सिग्निफिकेंस यानी उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू तो हमने समझ लिया, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज जो है ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है, बट वो चैलेंज कैसे, चैलेंज ऐसे है कि अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो बने हैं जिसके बारे में पूरा व्याख्या जो है, इंटरप्रिटेशन जो है वो किया गया है, लेकिन हर एक पॉइंट्स में चीजें बनी है, लेकिन हर एक पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो उसको
कोई भी जो है वो अपने तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत काम आता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सही तरीके से जो आर्टिकल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको इंटरप्रेट करती है। इस तरीके से वो इसका कस्टोडियन होने का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर रीच। तो क्या है कि हमारा फेडरल व्यवस्था, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, जहाँ पर क्या है गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर बांट दी गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी क्या पावर होगी, वो किन चीज़ों पर लॉ जो है वो बना सकेंगे। दूसरी तरफ हम बात करें कि स्टेट्स उनके पास अपनी पावर है, लेकिन कोई जो है अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है जुडिशियल रिव्यू जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि अगर कोई जो है अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर काम कर रहा है तो वहां पर इंटरफेयर करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है विजडम एंड इम्पार्शियलिटी। अब क्या है कि जो हम बात करें लेजिस्लेचर, हमारा जो लेजिस्लेचर है बहुत कानून जो है बनाने का काम करता है। बहुत सारे लॉ जो है ऐसे बन सकते हैं जहां पर हो सकता है उनके पास उस कानून के लिए विजडम, इम्पार्शियलिटी या एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ऐसे में क्या है जुडिशियल रिव्यू जो है वो काम आता है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काम आती है कि वो क्या करता है, उस पर निगरानी रखता है या इंटरफेयर करता है और उसको सही करने की कोशिश करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कौन? जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम व्याख्या करता है, अंतिम उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। और नहीं अगर ऐसा होता, अगर इनके पास अथॉरिटी नहीं होती तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट तो नहीं किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको समझेगी और वो अपने अकॉर्डिंग उसके हिसाब से डिसीजन जो है वो लेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको समझेगी और उस पर डिसीजन लेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग समझ के और यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, जो कि इनके पास पावर है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो सकते हैं। और इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है जो कि स्टेबल होता है, एक स्टेबल और लीगल फ्रेमवर्क इस वजह से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है अल्टीमेट इंटरप्रेटर वाली, ये सुप्रीम कोर्ट के पास, एक पर्सन के पास ये पावर है, ठीक है, या एक इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास ये पावर है। मोरओवर द सुप्रीम कोर्ट रिटेन्स द राइट टू रिव्यूज इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास ये पावर है कि अपना प्रीवियस डिसीजन जो है उसको वो रिव्यू कर सकता है, दोबारा उसे देख सकता है, उसे जांच सकता है और उस पर दोबारा से कोई डिसीजन जो है वो ले सकता है। ये पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। नेक्स्ट है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड इशूइंग ऑफ रिट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ऐसे ही कस्टोडियन या गार्जियन का नाम नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का इससे गार्जियन कहा जाता है और इसके पास राइट होता है रिट जारी करने का। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आर्टिकल 132 से आते हैं। तो आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उनका वायलेशन नहीं होता है अगर उनका वायलेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो ऐसे में वो पर्सन जो है वो कोर्ट जा सकता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये ऐसे मामले हैं जहां पर क्या है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तब ज़रूरत नहीं होती है कि जो निचली लोअर कोर्ट्स जो है वहां पर अपील की जाए, उसके बाद प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है वो पहुंचा जाए सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है इनका वायलेशन हो रहा है ऐसे में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियन है। अब रिट जारी करती है ये जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स जो कि सभी को मिलने चाहिए उनका वायलेशन होता है, तब इनके द्वारा रिट जारी किया जाता है। अब रिट क्या है? रिट है जब ये क्या है रिटन में ऑर्डर जारी करते हैं। तो ये रिट जारी करने का राइट जो है या अथॉरिटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास होती है। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है उनका वायलेशन होने पर कौन सी रिट जो है वो जारी की जाती है और उनके अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पहली रिट जो कि है हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट जो होगी वो प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट है सर्टियरी या फिर कहीं पर आप देखेंगे सर्शियरी, जिस भी तरीके से इसको
प्रोनाउंस किया जाए। नेक्स्ट है मैंडमस एंड नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ आती है क्यो वारंटो। इन पांचों को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस की अगर हम बात करें कि ये रिट जो है वो कब जारी की जाती है, तो पहले तो इसका मतलब जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी का मतलब बंदी आप समझ रहे, किसी को बंदी बनाना, किसी को कैद करना, प्रत्यक्षीकरण उसको सामने लाना। तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम सभी को आज़ादी है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, बाकायदा वारंट जारी करके तब वो अरेस्ट कर सकती है। अगर बिना किसी वजह के किसी को कैद कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास ये राइट है कि हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव अ बॉडी, कि उसको सामने लाया जाए उस पर्सन को जिसको बिना वजह के बंदी बना लिया गया है। तो ऐसे में ये रिट जो है हेबियस कॉर्पस ये जारी की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि हम सभी को आज़ाद रहने का अधिकार है। अब किसी को बिना वजह क्या है बंदी बना लिया गया है, तो ऐसे में उसका फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन हो रहा है और तब ये रिट जो है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जिसका मतलब है कि रोक लगाना किसी चीज पर। तो अगर क्या है रोक लगाना या फिर हम समझ सकते हैं फॉरबिडिंग। तो यहाँ पर क्या है कि अगर क्या है लोअर कोर्ट जो है वो कुछ ऐसे मामले जो हैं उनकी सुनवाई कर रही हैं जो उनकी पावर में नहीं आते, उनकी अथॉरिटी में नहीं आते, अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर वो उस मामले की सुनवाई कर रही हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के पास ये राइट है कि तुरंत ही उस केस पर तुरंत ही वो रोक लगाएं जो कि लोअर कोर्ट जो है अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर उस पर सुनवाई कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब वो बात चल रही है, वो मैटर चल रहा है, उस पर क्या है, उस पर रोक लगाना है। ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। तो स्टॉप प्रोसीडिंग इन एन इंफीरियर कोर्ट एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर मतलब अगर क्या है उनके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, या फिर वो जो वहाँ पर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे उसका जो इफेक्ट आएगा वो पर्टिकुलर उस पर्सन पर ना आकर पूरी सोसाइटी जो है, पूरी कम्युनिटी जो है उस पर आ सकता है। तो ऐसे डिसीजन लेने का उनके पास राइट नहीं है। तो अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो वहाँ इंटरफेयर करता है और तुरंत ही उस पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है सर्टियररी। सर्टियररी ये रिट तब जारी की जाती है जब जो लोअर कोर्ट है यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके अंडर में और जो कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सिविल कोर्ट्स हो गई, ये सब अगर इनके अंडर में अगर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो इनके अंडर में नहीं आते हैं और उस पर ये डिसीजन ले लेते हैं, तब ऐसे में ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। तब इनके द्वारा ये रिट जारी की जाती है जिसका नाम है सर्टियररी। अब ये रिट जो है, इसके पहले हमने क्या देखा, प्रोहिबिशन में भी हमने क्या देखा, जो लोअर कोर्ट है अगर वो अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर डिसीजन लेती हैं, सुनवाई करती हैं, तब ये रिट जो है वो जारी होती है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन और सर्टियररी दोनों में हम यही देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट जो है वो अपनी पावर से बाहर जाकर उससे क्या है बियॉन्ड जाकर काम कर रही हैं, तब ये रिट जारी की जाती है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम समझेंगे। प्रोहिबिशन तब रोक लगाया जाता है जब ऐसे केसेस की सुनवाई हो रही है, जैसा कि अभी हमने समझा कि ये केस जो है ऐसे वो इनके अंडर में नहीं आते बट वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं। दूसरा बात करेंगे यहाँ पर सर्टियररी की। तो सर्टियररी तब जारी की जाती है ये रिट जब किसी मामले पर डिसीजन आ चुका है, अब उसको बदलने के लिए ये रिट जारी की जाती है। यानी कि हमने देखा कि उनके पास जो है इस तरीके के केसेस जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इस तरीके के केस आए हैं, तो इस पर सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेंगी, तब वो रिट जारी की जाती है। तो वो उस पर क्या है उसी समय में रोक लगा देती हैं। यहाँ पर क्या है डिसीजन आ गया है, जैसे अभी हम आगे जब हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो सिविल कोर्ट है उनके जो अधिकार है, या क्रिमिनल कोर्ट है उसको भी हम देखेंगे कि डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पावर है। यानी एक जो स्टेप है वहां पर ये देखा जाएगा कि ये जो है इतने ईयर से ज़्यादा ये सज़ा नहीं दे सकते हैं। कैद की अगर सज़ा दी जा रही है तो वो कहीं पर हम देखेंगे 3 इयर्स है, कहीं पर हम देखेंगे कि 1 ईयर है। तो
ये क्या है कि लिमिटेड मैक्सिमम जो है वो इतनी ही सज़ा दे सकते हैं। या फिर हम देखेंगे कि जुर्माना अगर उन पर लगाया गया है तो वो जो है जुर्माना लगा सकते हैं ओनली 3000 मैक्सिमम, या मैक्सिमम 5000 का जुर्माना लगा सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि इससे ज़्यादा का जुर्माना लगा दिया गया या इससे ज़्यादा की पनिशमेंट जो है वो दे दी, चूँकि वो उनके अंडर में नहीं आ रहा है लेकिन वो उससे बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उन्होंने डिसीजन दे दिया। तब ऐसे में वो डिसीजन जो है वो चेंज करने के लिए सर्टियोररी रेट जो है वो जारी की जाती है। ओके, दोनों में फर्क समझ में आ गया। टाइमिंग डिफरेंस डिफर्स फ्रॉम प्रोहिबिशन इश्यूड आफ्टर द ऑर्डर्स हैड बीन पास। तो क्या है, इससे प्रोहिबिशन से ये डिफर इस तरीके से है कि यहाँ पर जब ऑर्डर पास हो जाता है तब ये रेट जारी की जाती है, और ये रेट तब जब प्रोहिबिशन तब जारी की जाती है जब वो चल रहा है केस। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस रेट जो है वो जारी की जाती है जब क्या है, जब कोई ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, या कह सकते हैं अपनी अगर उसकी जो पावर है उसका वो मिसयूज़ करता है, ऐसे में ये रिट जो है वो जारी की जाती है। लिटरल मीनिंग क्या है, वी कमांड, हम एक तरीके से कह सकते हैं आदेश देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे मैंडेमस का तो वो आता है परम आदेश। परम आदेश मतलब कि जहाँ पर क्या है कि कोई ऑफिसर है उसकी जो ड्यूटीज़ है उसको वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी उसकी जो ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को कर ही नहीं रहा है, या फिर अपनी पावर जो है उसका वो मिसयूज़ कर रहा है, तो ऐसे में मैंडेमस रिट जो है ये जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के ही द्वारा, दोनों के पास इसकी अथॉरिटी है। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको प्रॉब्लम है किसी से, मतलब उसको खतरा है किसी से, उसे बार बार धमकी दी जा रही है, उसे कभी भी मारा पीटा जाता है, तो ऐसे में वो पुलिस के पास जाता है। अब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस की यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो कंप्लेन लिखा रहा है वो कंप्लेन सुनी जाए और फिर उसके लिए एक्शन लिया जाए, पता किया जाए कि भाई क्या चीज़, क्या कंडीशन है, हाँ इसकी कंप्लेन जो है वो सही है, अगर वो सही है तो उस जो अदर पर्सन है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर वो पर्सन जो है वो आता है पुलिस के पास, वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर से अपनी कंप्लेन जो है वो लिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी कंप्लेन जो है वो नहीं लिखते हैं और उसकी बातों को नहीं सुनते, तो इस तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ ये रिट जो है वो जारी हो सकती है। ओके, चलिए, पर्पस फंक्शन एज कमांड फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबॉर्डिनेट कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, देखिए सभी इसमें आते हैं, या अदर जो ऑफिसेज हैं वो भी आते हैं कि उनके पास अगर कोई जो है उनका जो काम है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करे अपनी ड्यूटीज़ को, चाहे हम इसमें नगर निगम को भी ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं किसी जैसे पेंशन वगैरह बननी है, ऐसे ऑफिसेज जो होते हैं, यहाँ पर भी अगर वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, या हो सकता है कहा जा सकता है कि पेंशन बनेगी, वो बोलेंगे ठीक है मैं पेंशन बना दूंगा, और उसके एवज में वो क्या है कुछ अलग से पैसे जो है वो मांग रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी जो पावर है उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं, या अगले पर्सन जो है उसकी वो बातों को सुन ही नहीं रहे हैं जबकि वो उनकी ड्यूटी है नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये रिट जो है वो जारी की जा सकती है। कंपेलिंग द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। चलिए बात करते हैं क्यों वारंटो। ये रिट जो है वो तब जारी होती है जब कोई पर्सन जो है वो किसी गवर्नमेंट की कोई पोस्ट है, या फिर कह सकते हैं मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई पोस्ट है, या फिर कोई ऑफिस है, उसको उसने ज़बरदस्ती या फ्रॉड के तरीके से हथिया लिया है, तो ऐसे में क्यों वारंटो रिट जो है ये जारी की जा सकती है। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से आपने इसको अपने कब्जे में किया है, इसलिए ये रिट जो है वो जारी की जाती है, और फिर उसके बाद उस पर्सन के खिलाफ जांच की जाती है, और अगर उस इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि ये पर्सन जो है वाकई इसने फ्रॉड किया है या ज़बरदस्ती इस पोस्ट को या इस ऑफिस को हथिया लिया है, तो ऐसे में उससे वो पोस्ट वो ऑफिस तो छीनेगा ही, साथ में अब तक की जो उसने सैलरी ली होगी वो भी वापस उससे ली जा सकती है। ये है क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप जो है वो सैलरी ले रहे थे अभी तक इस पोस्ट की, किस अथॉरिटी से आप अभी इस पोस्ट पर बने हुए थे। जैसे कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं कि वो फर्जी तरीके से किसी पोस्ट को हथिया लेते हैं, यानी कि उन्होंने जो एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करके पैसे देके एक दूसरा जो डोर होता है उससे वो एंटर कर जाते हैं। अब उनके खिलाफ कहीं पर किसी को पता चलता है और वो कंप्लेन कर देता है, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्यों वारंटो रिट जो है ये जारी की जाती है, क्यों वारंटो रिट जारी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अगर सही पाया जाता है तो उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हर जगह पर
लागू होती हैं। अब जैसे हम बात करें ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के लिए कहा जाता है कि मिनिमम 1 स्टार वाला पर्सन ही क्या कर सकता है कि जुर्माना लगा सकता है। अगर नहीं है तो ऐसे में वो सिर्फ पूछताछ जो है ये चीज़ कर सकता है, बट वो जुर्माना नहीं लगा सकता है। या फिर हम बात करें कि पुलिस जाती है किसी के घर में, वो तलाशी लेने के लिए कहती है, लेकिन जब तक उनके पास सर्च वारंट नहीं है तब तक वो तलाशी नहीं ले सकते बिना सर्च वारंट के। और अगर ज़बरदस्ती उन्होंने ऐसा किया तो ऐसे में क्यों वारंट और रिट जो है वो उनके खिलाफ जारी हो सकती है। ठीक है, तो आउटकम इसका क्या होगा? इफ द क्लेम इज अनफाउंडेड द रिट आउट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी फंक्शंस के बारे में। तो एडवाइजरी फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन होता है, जहां पर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट है, कोई भी इनसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एडवाइस जो है वो मांग सकते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस भी मैटर पर उनसे एडवाइस मांगी गई है वो वहाँ पर उनको एडवाइस दें। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इनसे सिर्फ एडवाइस मांगी गई है, न कि डिसीजन मांगा गया है। और इसी वजह से एडवाइस मांगने वाला जो पर्सन है, ग्रुप है, जो भी कह लीजिए, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जिसने भी एडवाइस मांगी है, आगे उस एडवाइस को मानना ना मानना वो उनके ऊपर है। नॉन बाइंडिंग ये मैटर होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको माना जाए, क्योंकि ये डिसीजन नहीं होता, ये सिर्फ उनकी तरफ से क्या होती है? एडवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है रिवाइजरी जुरिसडिक्शन, यानी कि अपना जो जजमेंट है, अपना जो डिसीजन है उसको रिवाइज करना, यानी कि उस पर दोबारा से विचार करना। जैसे आप जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि आप रिवाइज कर लीजिए, आप खुद कहते हैं कि ये मुझे अभी रिवाइज करना है, आपको रेडी हो गया बट आप क्या कर रहे हैं? उसे रिवाइज कर रहे हैं। तो ये पावर जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है कि अपने जो डिसीजन है उनको रिवाइज करे। सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, यानी व्याख्या करता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर दी गई है कि उसने जो भी डिसीजन लिया है उस पर वो दोबारा से सुनवाई कर सकता है अगर कोई अपील करता है तो। जैसे आपने देखा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उससे कोई जो भी डिसीजन मिला उससे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा से सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपील नहीं होती, फिर जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए फिर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए फिर ऊपर की कोई कोर्ट नहीं है। तब ऐसे में दोबारा से अपील जो होती है वो कहाँ होती है? वो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। और सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि अपने जो डिसीजन है उस पर वो दोबारा से सुनवाई कर सकता है, दोबारा से विचार कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो सभी क्या है? वो सभी इंसान है। कई बार हो सकता है कि चीजों को समझने में गलती हो सकती है, तो ऐसे में हो सकता है अभी डिसीजन जो है वो सही नहीं आया, कुछ हो सकता है एविडेंस जो है वो अभी नहीं मिले, बाद में वो एविडेंस मिल रहे हैं तो वो जिसको उन्होंने दोषी दे दिया है हो सकता है वो पर्सन जो है वो बच जाएगा बाद में एविडेंस सही जब उसको मिल जाएंगे तो यही चीज़ है कि गलतियां जो है वो हो सकती हैं किसी से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो क्या है? वो इंसान ही है। तो ऐसे में वो डिसीजन जो है वो गलत डिसीजन जो है वही ना बना रहे, उसको चेंज किया जा सके, इसलिए ये पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जो डिसीजन है उन पर वो दोबारा से विचार कर सकता है। और डिसीजन हो सकता है फिर से वही है, हो सकता है डिसीजन जो है वो चेंज हो, तो उसको चेंज करने की पावर जो है वो इनके पास होती है। ठीक है, रिविजन ऑफ अर्लियर डिसीजन, तो ये इनके पास पावर होती है। एड्रेसिंग डिस्टोरियंस एंड एरर्स की इस तरीके की चीज़ें जो है उसको रोका जा सके। प्रिवेंटिंग प्रिपेचुएशन ऑफ एररनेस जजमेंट, तो जो प्रीवियस एरर वाला जजमेंट जो है वो बना है वो बना ही ना रहे, इसलिए इनके पास ये पावर दी गई है। अब जैसे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोई डिसीजन दे दिया जो कि अभी के लिए ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है कुछ साल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में वो चीज़ें जो है वो चेंज करना पड़ेगा उनको, वो अपना डिसीज़न। इसलिए ये मैटर जो है इनके पास अथॉरिटी जो है वो दी गई है कि अगर ऐसे मैटर्स हैं तो वहाँ पर वो दोबारा से सुनवाई कर सकता है, अपने जजमेंट को वो चेंज कर सकता है। चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो अफेयर्स हैं, अपने जो प्रोसीजर्स हैं उन सब के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो खुद ही लेता है, कब
जो है केस शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, ये सारी चीज़ें जो है जितने भी प्रोसेस हैं उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट ऑटोनॉमी, हाई कोर्ट जो है अपने प्रोसीजर जो है उनको देखता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उनके जो मैटर्स हैं, उनके लिए भी हाई कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें हम लोग अपॉइंटमेंट की, अथॉरिटी इन अपॉइंटमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट में अपने यहाँ, और साथ ही साथ हाई कोर्ट जो है इसके लिए होती है। वहीं पर हाई कोर्ट की बात हम लोग करें तो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में अपनी ऑटोनॉमी की बात करें तो अपने यहाँ के अपॉइंटमेंट जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वहाँ अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बात करते हैं इंटर कोर्ट ऑर्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पास ये पावर है कि इसके अंडर में जो कोर्ट्स आती हैं, यानी कि जो इससे लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जहाँ पर सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सभी हैं, इनके यहाँ पर इनको ये क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है जिससे कि सिटीजन जो है उनको जल्दी न्याय मिल सके, बेटर, क्विकर एंड चीपर जस्टिस जो है वो मिल सके। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी इन कोर्ट्स को ऑर्डर जारी कर सकता है। अभी बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके जो अपने डिसीजन होते हैं वो बाकायदा प्रिंट कराकर रखे जाते हैं, एज उनका डॉक्यूमेंट जो है वो बनाकर रखा जाता है। क्यों? जिससे कि आगे इनका रेफरेंस जो है, लीगल रेफरेंस जो है वो लिया जा सकता है। कुछ ऐसा मैटर आता है या इससे रिलेटेड मैटर आता है तो फिर क्या है कि जब अगर रिकॉर्ड रहेगा तभी उनका यूज़ किया जा सकेगा, वरना किसको कितने केसेस जो हैं वो याद रहेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर ऐसा मैटर आ रहा है, कहीं पर कुछ ऐसा मामला उलझ रहा है, तो ऐसे में पुराना जो इस तरीके का डिसीजन जो है उसको देखा जा सकता है। या हमने क्या बात किया था, इससे पहले हमने समझा था कि इनके पास रिवाइजरी पावर भी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी अपना जो डिसीजन है उसको वो चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे भाई? पुराना उनके पास रिकॉर्ड रहेगा तभी उस पर वो फिर से सुनवाई कर सकते हैं। तो इसलिए इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। चलिए बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात हम करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख दिया गया। अब ये इफेक्टिव कैसे होगा? इफेक्टिव ये तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट जो है वो इनमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी को मिले हैं। सभी को, किसी भी जेंडर से आने वाला पर्सन हो, किसी भी कास्ट से आने वाला पर्सन हो, किसी भी रिलीजन से आने वाला पर्सन हो, सबके लिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बराबर हैं। अब ऐसे में क्या सभी लोग जो है वो एक दूसरे को बराबर जो है वो दर्जा जो है वो दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसकी भूमिका शुरू हो जाती है, क्योंकि कोर्ट जो है वो कंट्रोल करता है ऐसी चीज़ों को जहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायलेशन होता है। तो सही तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो टेस्टेड होते हैं कहाँ? हमारी कोर्ट के द्वारा वो टेस्टेड होते हैं। एसेंशियल फॉर इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी क्या है? कोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमको मिले हैं। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन कोई भी जो है इसका वायलेशन करेगा तो ऐसे में उसको पनिश कैसे किया जाएगा? भाई हर किसी की पहुंच जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं होगी, और क्या पता जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे के लिए कोर्ट है, कोर्ट इसको इफेक्टिव बनाती है। प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है इनकी इफेक्टिवनेस के लिए क्या प्रोविजन है ये हम समझेंगे। जुडिशियल इंटरवेंशन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इनके कामों के द्वारा, इनके द्वारा मान लीजिए कोई रूल जो है, कोई लॉ जो है वो बनाए गए। अब इससे क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू जो है वो आगे आता है, यानी कि कहीं पर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर जो है, एक क्या है, लॉ जो है वो बनाने का काम करता है, एक उसको इन्फोर्स करता है, लागू करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनके द्वारा कोई लॉ जो है वो बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स का उसकी वजह से क्या है, वायलेशन हो रहा है। अब कोई पर्सन गया और उसने अपील जो है वो दायर कर दी। फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने देखा था डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसी से हम इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हैं। तो ऐसे में वो पर्सन जो है उसने अपील की, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की। अब क्या होगा, अगर वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी पावर रखती है कि इनके द्वारा जो लॉ लाया गया है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए, यानी उसको खारिज कर दिया जाए।
क्योंकि इससे क्या है, फंडामेंटल राइट जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, जो कि सबके लिए है। रेमेडीज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कौन सी रेमेडी है यहाँ पर, वो हम समझेंगे। एक तो हमने समझा कि जुडिशियल रिव्यू जो है इसके द्वारा ये चीज की जा सकती है। इसके अलावा रिट जो है, रिट जारी करना, हम लोगों ने देखा था ना, ये यहाँ पर एज अ वेपन काम करता है। ये एज अ वेपन काम करता है, जहां पर रिट यानी कि लिखित में ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाता है। कुछ रिट्स जो हमने जाना था, क्यू वारंटो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो हेबियस कॉर्पस क्या है, वहां पर किसी को क्या है, बंदी बना लिया गया है। अब बिना कारण के क्या है, उसको बंदी बनाया गया, पुलिस ने बंदी बनाया और वो अरेस्ट वारंट के साथ बनाया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ही किसी को बंदी बना लिया गया तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है उसका वायलेशन हो रहा है, जिसके लिए रिट जो है वो जारी होती है। और ये क्या है, ये एक वेपन की तरह काम करता है। यहाँ पर रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो कि फंडामेंटल राइट जो है इनकी कस्टोडियन है, इनकी सुरक्षा ये करती है। आर्टिकल 32 जो कि हमको फंडामेंटल राइट्स जो है वो देता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में है। तो कुछ लिमिटेशन भी इस पे है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हर किसी के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन की बात करें, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान इस पे लिमिटेशन लगती है। जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट रोल, प्रेसिडेंट रोल के दौरान क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो काम नहीं करेंगे। यानी कि आपको कहीं भी असेंबली करना, कुछ भी बोलना, मीडिया का यूज करना, ये सारी चीजें जो है वो उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। तो वहां पर क्या है, फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन होता है, बट उसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 359 कहता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इस पर लिमिटेशन लगेगी। आर्टिकल 32 एज कॉर्नर स्टोन। तो आर्टिकल 32 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा यानी कि सोल और हार्ट कहा है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल और हार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को किसने कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो दिया गया है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में, उसको कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल और हार्ट। चलिए बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी है जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है लेजिस्लेचर, इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव और इसके बाद आती है जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाने का काम करता है और उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि उस कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में। फिर इसके बाद आती है जुडिशरी। अब क्या है कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके द्वारा जो भी कानून जो है समय समय पर पास किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सही तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हमने देखा कि वो हर कोई नहीं कर सकता है, लोग उसको अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इस वजह से समय समय पर आने वाले लॉ जो हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना हो, इसके लिए बैठी है जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है वो भी हो सकता है किसी के प्रेशर में आकर काम करे। अगर वो किसी के प्रेशर में आकर काम करेगी तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, जुडिशरी जो है उसको बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि उसके ऊपर किसी का भी दबाव ना हो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सोचे भाई किसी पार्टी के फेवर में या किसी गवर्नमेंट के फेवर में या किसी इंस्टीट्यूट जो है उसके फेवर में फैसला दे दे। तो उन सब से ये बची रहे, इसलिए इनके पास ऐसी पावर दी गई है कि इनके पास काफ़ी सारी सिक्योरिटी बनी रहे और इनको किसी के भी प्रेशर में पड़ने की ज़रूरत ना हो। अब वो क्या है उनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले इनको सिक्योरिटी दी गई है इनकी सर्विस के लिए। सर्विस के लिए सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, जुडिशरी जो है उसने कोई डिसीजन जो है वो अपना सुना दिया, हो सकता है उस डिसीजन की वजह से एग्जीक्यूटिव पावर या लेजिस्लेचर पावर जो है वो उनसे नाराज हो जाए और उनकी सर्विस जो है या फिर कह सकते हैं उनकी जॉब जो है वो उनसे छिन जाए। तो ऐसे में इनके पास ये पावर दी गई है कि इतनी कमज़ोर ये नहीं है, इनकी जॉब जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी उसको छीन सकता है, किसी भी तरीके से उनकी जॉब चली जाए, ऐसा कमज़ोर यहाँ पर रूल इनके लिए नहीं बनाया गया है। यानी कि इनको इनकी पोस्ट से हटाने के लिए बहुत ही मुश्किल जो है, बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो करने पड़ेंगे और जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं, कई बार वो बिल्कुल असंभव से दिखते हैं।
जो कि इम्पॉसिबल से दिखते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रोसेस जो है वो इनकी सर्विस के लिए बनाया गया है, इनकी पोस्ट से हटाने के लिए। हमने इसके पहले भी देखा था कि अगर क्या है इनको पाया जाता है कि अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं या पावर के बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है इनके ऊपर इम्पीचमेंट जो है वो चलाया जा सकता है। अभी जो इम्पीचमेंट चलता है ये भी बहुत ईजी नहीं होता। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, और जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास क्या है, मेजॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट जब एड्रेस कर रहे हैं इम्पीचमेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के साथ हामी भरने वाले जो हैं वो मेजॉरिटी में चाहिए दोनों हाउसेस से, और इसके बाद दोनों हाउसेस से वोटिंग होनी चाहिए जहां पर 2/3 की मेजॉरिटी जो है वो इनके खिलाफ मिलनी चाहिए, जिसके भी खिलाफ इम्पीचमेंट यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है कि मेजॉरिटी और मेजॉरिटी जो है वो मिलती जाए, और ऐसे में इनको इनकी पोस्ट से हटाना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो सर्विस है उसकी सिक्योरिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से किसी के भी दबाव में आकर इनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन सुना सकते हैं। फाउंडेशन फॉर द फेडरल डेमोक्रेसी, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ इंडिपेंडेंस का भी हमने देखा, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो सकता है क्योंकि इनके पास जॉब सिक्योरिटी बराबर बनी है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात हम लोग करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों जगह आता है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, रिमूवल इम्पीचमेंट की बात हम कर रहे हैं वहाँ भी प्रेसिडेंट है, बट वो काम जो है रिमूवल वाला वो बहुत ही मुश्किल होता है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो हमने देखा है कि बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पर 2/3 की मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से आनी होती है। इसके पहले कुछ केस ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा इनके ऊपर इम्पीचमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर चलाया गया, बट यही है कि वहाँ पर जो राज्यसभा थी वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, और इस वजह से वो इम्पीचमेंट जो था वो फेल हो गया। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का वो बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ पे एंड अलाउंसेज। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, देखा जाए तो उनका कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत मायने रखता है हर किसी के लिए, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए और देश के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो भी जजमेंट आए, जो भी उनका डिसीजन हो, वो पूरी ऑनेस्टी के साथ हो। कई बार ये ऑनेस्टी जो है वो क्या होती है, करप्शन के साथ मिल जाती है, फिर ये ऑनेस्टी नहीं रह जाती। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो करप्ट होता है तो करप्ट होने के पीछे ज़्यादातर कारण क्या होता है, फाइनेंशियल, कि किसी को पैसे का लालच दिया जाता है और उस वजह से वो पर्सन जो है वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी का वो फेवर ले सकता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए इनके पे एंड अलाउंसेस जो है वो इस तरीके से फिक्स रखे गए हैं कि इनकी ऑनेस्टी जो है वो बनी रहे, कि ये किसी भी तरीके से किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व ना होने पाए। इसलिए इनकी सैलरी जो है, इनके अलाउंसेस जो है उसमें वो क्या है, टाइम टू टाइम आते हैं, उसमें कभी कटौती नहीं हो सकती है, और इनकी सैलरी जो है वो बहुत अच्छी रखी जाती है। कटौती की बात हम लोग करें तो किसी भी कंडीशन में इनकी सैलरी जो है उसमें कटौती नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है डायरेक्ट कंसोलिडेट फंड से आती है। हम लोगों ने पहले इसके बारे में जिक्र किया था। तो इनकी सैलरी डायरेक्ट कंसोलिडेट फंड से आने की वजह से क्या है कि उसमें किसी भी हालत में कटौती नहीं की जा सकती, जब तक क्या है, हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग जाती है। तब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तभी इनकी सैलरी से कटौती हो सकती है, अन्यथा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जहां पर इनकी सैलरी में कटौती की जाए। और ये चीज़ क्या है, ये इनको इनके पे एंड अलाउंसेस जो है उसकी सिक्योरिटी देती है, जो कि करप्शन से बचाता है। ओके, डिफरेंस अगेंस्ट करप्शन, एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो इस वजह से क्या है कि फाइनेंशियल रूप से इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, जिससे कि किसी भी करप्शन में ये इन्वॉल्व ना होने पाए। चलिए बात करते हैं थर्ड, जो कि है नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस। अब देखिए क्या है, हमारा जो संविधान है यहाँ पर भी इनको फैसिलिटी देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनके किसी भी एक्शन रिएक्शन या कह सकते हैं इनकी ड्यूटी परफॉर्मेंस जो है, इनका जो जजमेंट है, उसके लिए पार्लियामेंट में कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिवाय इम्पीचमेंट को छोड़कर। भाई इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग जो है वो लगाया गया है, तो उसमें क्या है, उसमें तो पास जो कराना होता है वो पार्लियामेंट से ही कराना होता है, तो उस समय तो चर्चा होगी। लेकिन उसके अलावा किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट में इनके जो भी ड्यूटी परफॉर्मेंस है उस पर, या इनका कोई ड्यूटी परफॉर्मेंस यानी इनका जजमेंट, तो उस पर कोई भी चर्चा
नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पर। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पूरी तरह से इनको बचाता है, इन जजेस को बचाता है किसी की भी निंदा से या किसी भी प्रेशर से। अब क्या है कि कोई कुछ भी काम कर रहा है, उस पर क्या है, लोगों की अगर टिप्पणी आती है, ठीक है, लोगों की तरफ से जो भी कमेंट्स आते हैं, तो उसका एक कुछ इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो ऐसे में इन चीज़ों से सिक्योर करने के लिए इनको देखिए हर तरीके से सिक्योर किया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली ये जो भी जजमेंट दें, बिल्कुल फ्री होकर दें, ठीक है। और ऐसा ही कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी कहा गया है कि वहाँ पर भी इनके जो ड्यूटी परफॉर्मेंस है उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनको पूरी तरह से बचाती हैं और इन कह सकते हैं कि इनका जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है फुल कंट्रोल ओवर प्रोसीजर एंड एस्टेब्लिशमेंट। ओवर प्रोसीजर एंड एस्टेब्लिशमेंट, पूरा जो भी इनके यहाँ का प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट होता है उस पूरे पर इनका खुद का पूरा कंट्रोल होता है। देखिए हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हाई कोर्ट के जजेस की, वहाँ पर क्या है, पूरा कंट्रोल इनका होता है अपॉइंटमेंट में। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने में पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है उनका होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो नाम वहाँ पर इनकी तरफ से फाइनल किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा या कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो नाम जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट जो है इन्हीं के जजेस, चीफ जस्टिस जो हैं वो उनको देते हैं, सजेस्ट करते हैं एक तरीके से कह लीजिए, और प्रेसिडेंट को सिर्फ उस पर अपनी मुहर जो है वो लगानी होती है, यानी अपना स्टाम्प जो है उससे क्या है फाइनल करना होता है। अब यहाँ पर अगर उनको कुछ कह सकते हैं कि कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो उसके लिए वो एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से उनके पास लिस्ट आती है फिर वो उस लिस्ट को इनको ओके करना पड़ता है। तो ज़रूर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनके एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए टर्म कंडीशन जो होती है सारा प्रोसीजर ये खुद ही अपने से तय करते हैं और इस वजह से किसी और का कंट्रोल जो है वो इनके ऊपर नहीं होता, ऐसी चीज़ों से ये बचते हैं। और यही चीज़ होता है हाई कोर्ट के साथ भी। हाई कोर्ट भी क्या है, हमने इसके पहले भी समझा कि हाई कोर्ट जो है अपने यहाँ के जो अपॉइंटमेंट है साथ ही साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उनके अपॉइंटमेंट में भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर क्या है, फुल कंट्रोल इनका होता है जो अपना इस्टेब्लिशमेंट है और साथ ही साथ प्रोसीजर है उन सभी पर, और जो कि इनको किसी भी बाहरी जो पावर है उससे कह सकते हैं उसके प्रेशर में आने से बचाव करता है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ सकता है बाहरी पावर का, और ये अपना जो भी डिसीजन है, जो भी अपना काम है उसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी प्रैक्टिस ये नहीं कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में एज जज, एज एडवोकेट, ये कोई भी कह सकते हैं कोई भी दलील जो है वो पेश नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने। और यही चीज़ हमें दिखती है हाई कोर्ट में भी कि हाई कोर्ट के भी जो रिटायर्ड जज होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, परमानेंट रिटायर्ड जज होते हैं, जो परमानेंट जजेस होते हैं वो जब रिटायर होते हैं तो वो भी किसी भी कह सकते हैं किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड जो है वो पेश नहीं कर सकते, यानी दलील नहीं पेश कर सकते। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है भाई ये लोग जो है वो अपनी जगह पे ऊंची पोस्ट पर रहे, ठीक है, अपर पोस्ट पर। अब इसके बाद इनकी जगह पर जो बैठा है वो क्या है, वो इनका जूनियर ही होगा, ठीक है। तो अब जो वहाँ पर इनका जूनियर बैठा है, चाहे एडवोकेट की बात करें हम, चाहे जजेस की बात हम करें, तो वो हो सकता है उस पर इनका कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि वो आगे जज डिसीजन लेने में, आगे प्लीड में, तो वो हो सकता है थोड़ा सा कहीं पर कि ये क्या है, ये हमारे सीनियर है, उसका लिहाज करते हुए कुछ चीज़ों में हो सकता है वो पीछे रह जाए, तो ऐसी कोई कंडीशन ही ना बने। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट ये कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जिससे क्या है कोई इम्पैक्ट जो है अलग वो नहीं पड़ेगा। अगला जो भी जज है या एडवोकेट है वो अपने काम को बिल्कुल इन्फ्लुएंटली कर सकेगा। नेक्स्ट यानी कि 6 है फ्री डिसीजंस एंड डिक्रीज। अपने डिसीजन और फरमान जारी करने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। देखिए बिना किसी डेंजर के, बिना किसी कह सकते हैं प्रॉपर्टी को खतरा या फिर फेम इनका, कि इनकी प्रसिद्धि जो है, पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचे बिना ये कोई भी डिसीजन या डिक्रीज जो है, फरमान जो है वो जारी करते हैं।
यहाँ पर क्या है कि क्यों ये सारी चीज़ें वो कैसे कर लेते हैं भाई, उनको कोई डेंजर जो है उसके बारे में नहीं सोचते। एक से एक खूंखार अपराधी जो होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनके खिलाफ ये डिसीजन देते हैं। कैसे भाई, क्या है, जो बहुत ही खूंखार क्रिमिनल है, बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, उसने क्या क्या नहीं कर दिया, तो आगे क्या है, डिसीजन सुनाने में इनको भी डर लगेगा। और फिर ऐसे में कोई पर्सन जो है, कोई जज जो है, वो कुछ भी डिसीजन दे सकता है, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा हर तरीके की सिक्योरिटी दी गई है जिससे कि ये अपना सही डिसीजन दे सके, बिना किसी डेंजर के बारे में सोचे हुए, बिना किसी फेम पॉपुलैरिटी जो है उसके बारे में सोचे बिना, ये यहाँ पर अपने फरमान और डिसीजन जो है वो जारी करते हैं। साथ ही साथ फ्रीडम इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, जो उनकी जुडिशियल घोषणाएं होती हैं उसके लिए वो फ्री हैं, बिना किसी डेंजर वगैरह की चिंता किए उसको करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म। यहाँ पर बात किया जाए तो इनको आलोचना, ठीक है, पब्लिक क्रिटिसिज्म कह सकते हैं या प्रेस क्रिटिसिज्म, वो नहीं हो सकता है। यानी कि इनका कोई भी डिसीजन है उसकी आलोचना पब्लिकली या प्रेस के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये सारी चीज़ें क्या है, इनको किसी, इनके जो भी काम है उसको किसी भी इम्पैक्ट से बचाता है, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से बचाता है। और साथ ही साथ अब हमने बात की कि बहुत बड़ खूंखार जो क्रिमिनल होते हैं, डेंजरस क्रिमिनल होते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने डिसीजन दिया। अब वो भाई इतना बड़ा क्रिमिनल है और वो क्या क्या उसने नहीं किया होगा जिसकी वजह से वो बड़ा क्रिमिनल कहा जा रहा है। अब ऐसे में क्या है, इनके ऊपर भी अटैक का खतरा होता है। तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनको पर्सनल सेफ्टी दे, जिससे कि पर्सनल सेफ्टी की बात हो गई और बाकी हमने सारी सेफ्टी देखी कि ये सारी चीज़ें अगर इनके पास रहेगी तभी अपने डिसीज़न जो है वो सही तरीके से बिल्कुल फ्री होकर ये दे सकेंगे। तो इस तरीके का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनके लिए कह सकते हैं व्यवस्था जो है वो की गई है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।